नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और बता दें कि चैप्टर नंबर 13 हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल्स। आपकी तैयारी को और अच्छी बनाने के लिए हम इस वीडियो को ले आ रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा कुछ आपको देने की कोशिश करेंगे। बता दें कि इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बता दें कि उस 6 नंबर में आपसे क्या पूछा जाएगा मोस्टली। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण पढ़ना है आपको, ठीक है। जैसे कि उसमें अगर विशेष करके बात करें तो ग्लूकोज पूछा जाएगा, फ्रक्टोज पूछा जाएगा। और बता दें कि ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं कुछ, वो आपसे पूछी जाएंगी, जो कि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो ग्लूकोज है वह किन से रासायनिक अभिक्रिया करता है, या ग्लूकोज के अंदर जो क्रियात्मक समूह होते हैं वह किस अभिक्रियाओं के माध्यम से हम सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है, या कार्बोनिल समूह है, या एल्कोहलिक समूह है। यही आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किन अभिक्रियाओं द्वारा आप सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है, या ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, या ग्लूकोज में एल्कोहलिक या हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। तो दोस्तों, उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आप बता दें आगे आपको क्या पढ़ना है। प्रोटीन के बाद अमीनो अम्ल, क्योंकि प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनते हैं, और अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ने लगते हैं तो प्रोटीन तो बनता है, लेकिन जब अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच एक बॉन्डिंग बनने लगती है, जिसको बंध कहते हैं या आबंध कहते हैं। उस बंध का क्या नाम होता है? पेप्टाइड बंध। और जब वही कई अमीनो अम्ल आपस में जुड़ने लगते हैं तो उनके बीच कई पेप्टाइड बंध बनते हैं, जिनको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बंध। उसके बाद आपको पढ़ना है आगे न्यूक्लिक अम्ल। तो उन न्यूक्लिक अम्लों में दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियोटाइड और दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए, ठीक है। अब आप पढ़े होंगे डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, ठीक है। ये भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आते हैं अपनी टॉपिक पर। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एक टॉपिक है ग्लूकोज। और ग्लूकोज एक तरह का मोनोसैकेराइड होता है, जैसा कि आप जानते हैं। ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं, ग्रेप शुगर भी कहते हैं, डेक्सट्रोज भी कहते हैं, द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं, ब्लड शुगर भी कहते हैं, ठीक है, गैलेक्टोज भी कहते हैं, और सूत्र अगर वही रहेगा तो उसको फ्रक्टोज भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे ये ग्लूकोज का सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है एल्डोहेक्सोज। क्या नाम है? एल्डोहेक्सोज। और वहीं फ्रक्टोज का जो सबसे प्रचलित नाम है वो है कीटोहेक्सोज, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है और 6 कार्बन होता है, इसलिए उसको एल्डोहेक्सोज कहते हैं। और फ्रक्टोज में 6 कार्बन होता है, लेकिन उसमें कीटोन समूह उपस्थित होता है, जिसके कारण उसको कीटोहेक्सोज कहते हैं। लेकिन दोस्तों, बात करते हैं हम लोग ग्लूकोज क्या है। तो ग्लूकोज एक तरह का मोनोसैकेराइड है, और उस मोनोसैकेराइड का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। यही देखिए ग्लूकोज है। और इस ग्लूकोज की संरचना जब आपको पढ़ाया गया होगा तो देखिए इसमें जो 6 कार्बन है वो 6 कार्बन कैसे दिखते हैं आपको। एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और 6वां कार्बन है। अब दोस्तों देखिए, यहां पर होता है एल्डिहाइड समूह, यानी CHO। आप चाहे एक साथ लिख दें, चाहे तो इस तरह से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर होता है OH, यहां पर होता है H, यहां पर होता है H, यहां पर होता है OH हाइड्रोक्सी समूह, यहां पर होता है OH, यहां पर होता है H, यहां पर होता है OH, यहां पर होता है H, यहां पर होता है OH, यहां पर होता है H, और यहां भी होता है H। यह पूरा ग्लूकोज की खुली संरचना का सूत्र है, और एक खुली संरचना का सूत्र है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि यह ग्लूकोज की खुली संरचना है, ठीक है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। और हाइड्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हाइड्रोजन हो गया, 12 हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन देखिए 6 कहाँ पर है, 1 2 3 4 और फिर 5, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया आपसे पूछी जाती है। आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। देखिए, इसको क्या कहते हैं? एल्कोहलिक समूह। इसको क्या कहते हैं? एल्कोहलिक समूह या हाइड्रोक्सी समूह। इसको क्या कहते हैं? एल्कोहलिक समूह या हाइड्रोक्सी समूह। इसको क्या कहते हैं? एल्कोहलिक या हाइड्रोक्सी समूह। इसको क्या कहते हैं? एल्कोहलिक या हाइड्रोक्सी समूह। तो ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह है? एक तो आप देख रहे हैं कि एल्कोहलिक समूह उपस्थित है, दूसरा और कौन सा समूह है? तो यहाँ देखिए CHO। अगर हम इसको लपेट के लिखें तो CHO हमको दिखाई देगा, और इसको कहते हैं एल्डिहाइड समूह। क्या कहते हैं दोस्तों? एल्डिहाइड समूह, या इसका दूसरा नाम होता है फार्मिल समूह या फार्माइल समूह भी कहते हैं। दूसरी बात, अगर इस CHO को देखेंगे तो पूरे को कहेंगे एल्डिहाइड समूह, और अगर इस C डबल बॉन्ड O को देखेंगे, यानी C डबल बॉन्ड O को देखेंगे तो इसको केवल कहते हैं कार्बोनिल समूह। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्बोनिल समूह। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा दोस्तों? कहेगा कि कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है, कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5
अल्कोहलिक समूह या हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला देखेंगे कि कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। ग्लूकोज में कौन सा समूह उपस्थित है? एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए एल्डिहाइड समूह CHO है, या इसी को इस तरह से दे सकता है पेपर में कि सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये वाला समूह भी। इस समूह के लिए आप कौन से अभिक्रिया देंगे? अगर आपसे कह दिया कि कैसे सिद्ध करेंगे या किन्हीं दो अभिक्रियाओं द्वारा सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, तो सबसे पहला आप देख लीजिए, सबसे फेमस अभिक्रिया है ए। पहले देखिए टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया। टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे और क्या बनेगा? देखिए सबसे पहले तो टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है ये आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए कुछ होगा नहीं, बस यही ग्लूकोज है। यही ग्लूकोज आप कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखिए इस तरह से बना सकते हैं। CHO, सबसे बड़ी बात समझा रहा हूँ आपको, ये 4 बार ले लीजिए और ये हो जाएगा CH2OH। बस यही ग्लूकोज हो गया। इस पूरे ग्लूकोज को इसी तरह से लिखना है। कैसे आया ये? देखिए यहाँ पर कौन है? CHO है, यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यह C से कौन है? OHH, 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 C से OHH, ये कितनी बार है? 4 बार। और ये क्या है? CH2OH, CH2OH, वही लिख दिया यहाँ पे। यानी कि ये क्या हो गया? आपका ग्लूकोज हो गया। ध्यान से समझिएगा एक बार। अब देखिए टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया, किसकी क्रिया कराने जा रहे हैं? इस पूरे ग्लूकोज की। और टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है दोस्तों? टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र होता है Ag2O। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, यही क्या है? टॉलेन अभिकर्मक है दोस्तों। ये चीज आपसे बहुत बार आज तक पूछी गई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप भी ध्यान दीजिएगा। ये टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र है, कुछ नहीं होगा, बहुत ही आसान है। मतलब जब इस ग्लूकोज की क्रिया इस टॉलेन अभिकर्मक से होती है तब क्या होता है? ये वाला ऑक्सीजन यहाँ निकल के चला जाता है, बस, और कुछ नहीं होता। बस इतना ही काम है, इतना ही आपको करना है। जब इस ग्लूकोज की क्रिया इस टॉलेन अभिकर्मक से होगी तब क्या होता है? सिल्वर दर्पण बनता है। सिल्वर दर्पण मतलब वो सिल्वर दर्पण कहाँ से आएगा? देखिए यही जो Ag2 है ना, यही 2 बार Ag बन जाएगा और ये नीचे जिस बर्तन में क्रिया होगी ना, उस बर्तन में नीचे जाके बैठ जाएगा और पूरा चमकने लगेगा। ये चांदी होती है, चांदी मतलब अर्जेंटम, यहाँ सिल्वर आप कह सकते हैं। ये सिल्वर जाके पेंदी में बैठ जाती है और जमने के बाद ये पूरा चमकने लगती है। इसी को कहते हैं सिल्वर दर्पण या रजत दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? रजत दर्पण। और क्या हुआ? अब देखिए क्या हुआ, यह ऑक्सीजन यहाँ गया, ये CHO है, और जब इस CHO को ऑक्सीजन मिलेगा तो ये COOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? COOH हो जाएगा। यहाँ पे क्या था? COS था, COS था, एक ऑक्सीजन और आया तो COOH हो गया। यही बस वही करिए और बाकी का नीचे वैसे ही उतार दीजिए। यानी CHOH कितनी बार? 4 बार। और ये CH2OH कितनी बार? बस इतने ही बार हो गया। इसको क्या कहते हैं? ये देखिए, ये अब जहाँ COOH आता है उसका नाम लिखते समय आप अंत में क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल। मतलब एक ग्लूकोज था, ग्लूकोजोइक अम्ल इसका नाम, लेकिन ग्लूकोजोइक अम्ल ना करके इसको कहेंगे ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल, अम्ल मतलब एसिड। बस अगर आपसे पूछ दिया कि ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो आप ये रिएक्शन दे सकते हैं। अगर आपसे कह दिया कि ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनाएंगे, ये रजत दर्पण है भाई साहब, रजत दर्पण। ठीक है, रजत दर्पण। अगर आपसे कह दिया कि ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनाएंगे, तो बस यही रिएक्शन आपको देना है। यानी रिएक्शन यही है, इसको कई तरह से घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। दूसरी प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी? और इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे क्या सिद्ध हो रहा है दोस्तों कि ग्लूकोज में कौन सा समूह उपस्थित है? एल्डिहाइड समूह उपस्थित है या कार्बोनिल समूह उपस्थित है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कौन सा समूह उपस्थित है? एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, क्योंकि यह एल्डिहाइड जब ऑक्सीजन को पाता है तो यह एल्डिहाइड किसमें बदल जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके लिए एक और रिएक्शन आप दे सकते हैं, अगर ये आपको याद ना आए तो दूसरा दे सकते हैं। वो कौन है? फेहलिंग विलयन से अभिक्रिया। फेहलिंग विलयन से अभिक्रिया ये किसके लिए है? यह सिद्ध करेगा क्या कि ग्लूकोज में कौन सी क्रियात्मक समूह उपस्थित है? एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। देखिए एकदम सेम टू सेम वैसे बनाएंगे। CHO हो गया, ये CHOH हो गया, ये क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। कैसे बना आपको मालूम हो गया होगा, ये CH2OH हो गया, ये पूरा क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। अब फेहलिंग विलयन की क्रिया, फेहलिंग विलयन से क्रिया होगी तो ये होता है 2CuO। ठीक है, ये क्या है? फेहलिंग विलयन है। फेहलिंग विलयन का सूत्र है क्या है? CuO। कितनी बार है? 2 बार है। अब देखिए क्या होगा, अगर आप इस ग्लूकोज की अभिक्रिया इस फेहलिंग विलयन से कराएंगे तब क्या होगा? ये वाला ऑक्सीजन निकल के यहाँ चला जाएगा। यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 2 बार है। कैसे मालूम? आगे 2 लगा है, आगे 2 लगा तो ये कितनी बार है? 2 बार है।
तो एक बार यहाँ से निकल के यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा COOH। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बस यही पे चेंजिंग होगी, बाकी यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये जो कहते हैं यहाँ लिखा जाएंगे, यानी CHOH, CHOH कितनी बार, 4 बार, CH2OH हो गया। ये क्या हो गया, ये ग्लूकोज था, ये ग्लूकोजोइक अम्ल, मतलब ग्लूकोजोइक अम्ल नहीं बोलेंगे, इसका स्टैंडर्ड नाम क्या होता है, यही होता है ग्लूकोनिक अम्ल। मतलब इसकी तरह ये भी हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल। और क्या बनेगा, यहाँ से कितना ऑक्सीजन आया, एक ही आया, एक वहां पे बचा है, तो ये Cu कितनी बार बच गया, Cu तो 2 बार यहाँ था, 2 ही बार बचा ही है, तो यहाँ पे यह 2 यहाँ लगा देंगे, Cu 2 बार बचा तो 2 लगा देंगे, और O 1 बार बचा तो ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। दोस्तों ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लाल रंग का होता है, लाल अवक्षेप। कौन सा, लाल अवक्षेप। अवक्षेप मतलब नीचे जाके बैठेगा और वो किस कलर का हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लाल अवक्षेप कह सकते हैं। अब देखिए ये रजत दर्पण है, इसी को हम कह सकते हैं सिल्वर का अवक्षेप, मतलब सफेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सफेद अवक्षेप बनेगा, यहाँ पे कौन सा बनेगा, लाल अवक्षेप बनेगा। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन क्या सिद्ध कर रही हैं कि ग्लूकोज में कौन सा समूह उपस्थित है, एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। और दूसरी अगर क्रिया पूछी गई आपसे कि ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, तो भी यही आप बताएंगे। ठीक है, तो दोनों में से कोई बता सकते हैं। अगर आपसे कहा कि ग्लूकोज की क्रिया टॉलन अपकर्मक से कराएंगे तो क्या होगा, तो दोस्तों रजत दर्पण बनेगा। अगर ग्लूकोज की क्रिया फैलिंग विलयन से कराएंगे तो क्या होगा, तो आपको ये क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनेगा, और उसके साथ क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप दो अपक्रिया दे सकते हैं। एक दे सकते हैं HCN से अपक्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया। और जब इस कार्बोनिल समूह की अपक्रिया जब HCN से होगी तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा। यानी ग्लूकोज में ये समूह होगा और इसकी अपक्रिया करा देंगे हाइड्रोजन साइनाइड से, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनेगा। दूसरी बात, आप किससे अपक्रिया करा सकते हैं, हाइड्रोजन से अपक्रिया करा सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। इसकी क्रिया आप करा सकते हैं, किससे करा सकते हैं, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज में जब कार्बोनिल समूह रहेगा, यह कार्बोनिल समूह रहेगा, तो इसमें का ऑक्सीजन इसमें के H2 के साथ निकल के चला जाएगा। जब इस ग्लूकोज में जो कार्बोनिल समूह रहेगा, इसमें का ऑक्सीजन अगर इसके हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा तो जो बनेगा उसे कहेंगे ग्लूकोसा जोन, ग्लूकोसा जोन कहेंगे। एक चीज और है, हाइड्रोक्सिलेमिन से भी आप क्या करा सकते हैं, H2NOH, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिलेमिन। और जब इस हाइड्रोक्सिलेमिन की क्रिया इस ग्लूकोज वाले कीटोन समूह से कराएंगे तो इसमें का H2 इसके O के साथ निकलेगा, तब इससे सिद्ध होगा कि ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है, कार्बोनिल समूह उपस्थित है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है, तो आपको इन तीनों से क्रिया कराना पड़ सकता है। ठीक है, और अगर कह दिया कि कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक समूह या हाइड्रोक्सी समूह है, तब आपको 2 चीजों से क्रिया कराना पड़ सकता है। PCl5 से करा दीजिए, पहला PCl5 से क्रिया करा दीजिए, और दूसरा करा दीजिए आप CH3COCl से। ठीक है, अगर इन दोनों से क्रिया आप कराते हैं तो इससे सिद्ध होगा कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक समूह या हाइड्रोक्सी समूह है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है, और कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो का आप इंतजार करिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे कौन कौन से क्रिया में किससे किससे क्रिया कराना है दोस्तों। तो ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ग्लूकोज ही आपको पढ़ना है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज को हटा दिया है उसमें से। ठीक है, फ्रक्टोज है, बाकी को हटा दिया है, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड को हटा दिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर इतना आप पढ़ते हैं आपका पूरा 6 का 6 नंबर आपको मिलने वाला पेपर में। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक छोटी वीडियो लेके पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल में DNA और RNA होगा। DNA को विस्तार से पढ़ना है, DNA की द्विकुंडलित संरचना को पढ़ना है। ठीक है, और प्रोटीन की संरचना भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका स्कोर काफी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। ठीक है, और ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।